गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। तो आइसोमेरिज्म में आपको बता चुके हैं कि आइसोमेरिज्म कहते किसको हैं। फिर उसमें बताए थे कि आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है। एक को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरे को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिर आपको बताए थे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन 6 तरह से होता है। सबसे पहला होता है चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड होता है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, थर्ड में आपको बताए थे रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फोर्थ में बताए थे मेटामेरिज्म, फिफ्थ में आपको बताया है फंक्शनल आइसोमेरिज्म और सिक्स्थ में होता है टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म ही हम लोग पढ़ रहे थे। इसके पहले आपको 2 क्लास हम बता चुके हैं कि टॉटोमेरिज्म कहते किसको है, टॉटोमर्स होने के लिए क्या कंडीशंस चाहिए और कितने तरह का टॉटोमर्स होता है, और लास्ट में आपको बता रहे थे परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट निकालना। आज टॉटोमेरिज्म आपका खत्म हो जाएगा। आज हम लोग सीखेंगे प्रोसेस ऑफ इनोलाइजेशन, मतलब कीटो से इनॉल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है। तो 2 प्रोसेस होता है, एक को हम लोग बोलते हैं एसिड कैटेलाइज प्रोसेस और दूसरे को बोलते हैं बेस कैटेलाइज प्रोसेस। तो एसिड कैटेलाइज प्रोसेस और बेस कैटेलाइज प्रोसेस देखने के पहले हम लोग कुछ और एग्जांपल्स करेंगे कि परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये एग्जांपल है और आपको पूछा जा रहा है कि परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट बताइए कि किसका इनॉल ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो इस तरह का क्वेश्चंस हम लोग पहले भी कर चुके हैं लास्ट क्लास में। अब यहाँ पर देखिए, ये तीनों जो स्ट्रक्चर है इसमें अंतर क्या है। अंतर ये है कि यहाँ पर दोनों तरफ आपका मिथाइल है और यहाँ पर एक तरफ अब क्या आ गया, ईस्टर आ गया, COOCH3 ग्रुप है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं ईस्टर। और इसमें क्या हुआ कि दोनों तरफ है सो आपका ईस्टर आ गया। तो आपको बताए थे कि कभी भी अगर परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट निकालने के लिए कहा जाए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले उस मोलेकुल का इनॉल फॉर्म लिखिए। अब इनॉल फॉर्म जब हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये तीनों जो हाइड्रोजन है ये भी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है, यानी कि इनॉल में कन्वर्ट हो सकता है। ये दोनों हाइड्रोजन है ये भी आपका इनॉल में कन्वर्ट हो सकता है और ये तीनों भी इनॉल में कन्वर्ट हो सकता है। सवाल ये था कि ये तीनों में किससे हम लोग इनॉल बनाएंगे जिसके चलते वो मोर स्टेबल होगा। तो ये चीज आपको पिछले क्लास में भी बता दिए थे, फिर आपको बता दे रहे हैं कि ये जो कार्बन से दोनों हाइड्रोजन है ये दोनों के रिस्पेक्ट में मोर एसिडिक है। अब फिर आप पूछेंगे कि क्यों मोर एसिडिक है, तो यहां पर देखिए कि दो CO ग्रुप लगा हुआ है इस कार्बन से, जबकि इस कार्बन के लिए एक ही CO ग्रुप है और इस कार्बन के लिए भी एक ही CO ग्रुप है। तो जो कार्बन मोर एसिडिक होगा उससे जो हाइड्रोजन अटैच्ड होता है वो मोर इनोलाइजेबल हाइड्रोजन होता है, यानी कि कीटो से इनॉल फॉर्म में जब कन्वर्ट होगा तो उससे जो आप इनॉल बनाएंगे उसका अमाउंट है सो ज्यादा होगा। तो ये चीज आपको पिछले क्लास में भी बता दिए थे। अब यहाँ पे इनॉल अगर लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यही कार्बन हाइड्रोजन जो है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ये है सो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आपको पहले बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पे क्या डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक उसी तरह से कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा। तो इस पर कैसा चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक है। तो यहां पर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में है सो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा।
अब ये किस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो आपको ये भी बता चुके हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरे को बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब एक ही मोलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पर क्या हो गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक उसी तरह से अब यहां पर इसका इनॉल अगर हमको बनाना होगा तब फिर आप कैसे बनाएंगे, तो यहां पर जब इनॉल बनाना होगा तो यही कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है वही आपका क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। यानी कि इसका जब आप इनॉल बनाएंगे तो इस तरह से होगा, कार्बन कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा और ये OH में कन्वर्ट होगा। आपको रूल में आप बताए थे कि कीटो और इनॉल में अगर स्टेबिलिटी का बात किया जाए तो जनरली क्या होता है कि कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होता है इनॉल फॉर्म से तब तक जब तक कि कोई एडिशनल फैक्टर इनॉल पे काम न करे। और वो एडिशनल फैक्टर क्या होता था, तो इनोलाइजेबल ऑफ हाइड्रोजन एटम, दूसरा में हाइड्रोजन बॉन्ड बताए थे और तीसरा में आपको बताए थे सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का भी हम लोग आज एग्जांपल देख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फिर उसी तरह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का ज्यादा है तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचेगा। तब क्या होगा, हाइड्रोजन पे फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और ये दोनों के बीच एक दूसरे के काफी नजदीक है। तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर भी क्या हो गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक उसी तरह से अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसका इनॉल कैसे होगा, तो यहां पर भी ठीक उसी तरह से हम लोग पहले इनॉल बनाएंगे और यहां पर देखिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक है। तो यहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डेवलप होगा उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो तीनों में बन रहा है, किसी एक में बनता तब हम लोग कहते कि ये तीनों का स्टेबिलिटी ज्यादा है। जैसे अगर आपसे पूछा जा रहा है परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट, परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट का मतलब क्या हुआ कि तीनों में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा और किसका स्टेबिलिटी कम होगा। तो ध्यान से समझिएगा दो बातें यहाँ पे, सबसे पहला कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना। एक बात और यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पर क्या है कि OCH3 ग्रुप है, ठीक है, OCH3 ग्रुप है। तो अब आपको ये देखना होगा, जैसे कोई बच्चा ऐसे भी तो इसका इनॉल कंटेंट लिख सकता है कि CH3 और इसको है सो CO और फिर यहाँ पे है सो CH और ये कर दिया डबल बॉन्ड और CO और यहाँ पर H और इधर है सो OCH3, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। लेकिन ये नहीं, वो मतलब बनेगा, ये बनेगा लेकिन इसका अमाउंट है सो फिर कम होगा। समझ में आ रही बात, क्यों, क्योंकि आपको देखना होगा कि कौन सा इनॉल जो है वो मोर स्टेबल है, कौन सा इनॉल है सो आपका क्या है, मोर स्टेबल है, ये चीज देखना होगा। तो ये है सो आपका फिर नहीं बनेगा, जब भी बनेगा तो यहाँ पे बनेगा, इस साइड है सो देखिए OCH3 ग्रुप है और इधर है सो मिथाइल ग्रुप है। तो ये वाला कार्बन कार्बन के बीच में आपका है सो डबल बॉन्ड बनेगा, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब सवाल ये है कि अमाउंट किसका ज्यादा है, तो ये पिछले क्लास में भी आपको बताए थे ये 76% है सो बनता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही OCH3 ग्रुप यहाँ पे आ जाता है या कह सकते हैं कि ईस्टर ग्रुप आता है, तब ये क्या होता है कि इसका अमाउंट है सो ड्रास्टिकली है सो डिक्रीज कर जाता है। इसका जो परसेंटेज है वो सीधा 7% पे आ गया और दोनों तरफ अगर ईस्टर आ जाता है तब तो और कम जाएगा, वो हो जाता है 10⁻³ %। अब यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा क्या हो गया, फर्स्ट का, फिर उसके बाद क्या हो गया, सेकेंड का, और फिर क्या हो गया, थर्ड का। अब यहां पर एक बात उठता है कि ऐसा क्यों हुआ, ईस्टर आने से अमाउंट है सो इतना ज्यादा डिक्रीज कर गया, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस आपका यहाँ पर COCH3 है और यहाँ पर COOCH3 ग्रुप है।
अब इसको अलग से हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए COCH3 ग्रुप है और यहाँ पर COOCH3 ग्रुप है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है, ये देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा? अपने तरफ खींचेगा। तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक उसी तरह से यहां पर भी कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपने तरफ खींचेगा, तो ये पार्शियल नेगेटिव होगा और ये है सो पार्शियल पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब सवाल ये है कि यहां पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो किसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? जिसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है सो स्ट्रॉन्गर होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, और जिसका इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी ज्यादा होगा उसको कीटो से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, यानी कि उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, कैसे डिसाइड करके बताएंगे? तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है। यहां पर OCH3 ग्रुप आने से ऑक्सीजन के पास फिर क्या है? लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है, और ये लोन पेयर डबल बॉन्ड से कैसे है? कंजुगेटेड है। तो जब डबल बॉन्ड से ये कंजुगेटेड है तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। और लोन पेयर क्या होता है? डोनर के जैसा एक्ट करता है, यानी कि जब ये लोन पेयर डबल बॉन्ड से कंजुगेटेड होने के चलते रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये डोनर के जैसा एक्ट करेगा, यानी कि ये पाई बॉन्ड है सो ये लोन पेयर है सो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो इस कार्बन की कोवैलेंसी है सो 5 हो जाएगा। तब क्या होगा? ये कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है ऑक्सीजन के टुवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है? तो रेजोनेंस होने से फिर आपसे एक सवाल है कि रेजोनेंस होने से अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा अब बताइए कि ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो आप क्या बोलेंगे? इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा इसके रेस्पेक्ट में। क्यों? यहां पर भी देखिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, लेकिन रेजोनेंस होने से ये क्या हुआ? एक डोनर ग्रुप आ गया। और डोनर ग्रुप आने से क्या हुआ? इसकी डिफिशियंसी को घटा दिया या बढ़ा दिया? इसकी डिफिशियंसी को घटा दिया। तो जब इसका डिफिशियंसी को घटा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर के मैग्नीट्यूड को घटा दिया, तो इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी जो है वो क्या हो गया? घट गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये दोनों में स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन है, तो ये है सो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी इसको ज्यादा होगा, तो कीटो से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। तो नीचे एक लाइन फिर लिख लीजिएगा कि स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और इसको लिख लीजिएगा वीकर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये बात सबको समझ में आया? तो ईस्टर आने से हुआ क्या? ईस्टर आने से आपका क्या हुआ? कीटो से इनॉल फॉर्म में जब कन्वर्ट होगा तो उसका अमाउंट को है सो क्या करता है? घटा देता है। उसके अमाउंट को क्या करता है? घटा देता है। यही कारण है कि ऑर्डर जो है आपका फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड ग्रेटर देन थर्ड आया। तो यही चीज आपको अलग से फिर हम डिस्कस कर दिए कि क्यों ऐसा आया। ये तो आपका 76% होता है, जबकि ये 7% होता है, और ये 10⁻³ होता है। तो आपसे पूछा गया था कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड में परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट बताइए, तो फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड ग्रेटर देन थर्ड हो गया। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग? चलिए, तो ये सब लोग को ये बात सबको समझ में आ गया। ध्यान रखिएगा कि ईस्टर आने से इनॉल कंटेंट है सो डिक्रीज होता है। ईस्टर आने से क्या हुआ? इनॉल कंटेंट है सो आपका डिक्रीज होता है। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट बताइए। तो परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट बताना है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा?
सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि सबका इनॉल फॉर्म लिखना होगा। तो इसका तो इनॉल अब जानते हैं लिखने के लिए, यही इसका इनॉल होगा। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव, दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ठीक उसी तरह से अब देखिए अंतर क्या है, अब यहाँ पे मिथाइल के जगह पे फिनाइल आ गया और यहाँ पर दोनों तरफ है सो फिनाइल है। अब देखिए इसका जब आप इनॉल पर कंटेंट लिखेंगे कीटो से इनॉल, तो यही आपका स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पर देखिए पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, फिर ये दोनों के बीच में क्या हो गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक उसी तरह से इसका अगर आप इनॉल कंटेंट लिखेंगे तो यहाँ पर फिर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, दोनों के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बेसिस से तो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा किसका स्टेबिलिटी कम होगा। जिसका स्टेबिलिटी, जिस इनॉल का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसका अमाउंट ज्यादा होगा, यानी कि परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो तीनों में फॉर्म हो रहा है, तो उससे तो डिसाइड नहीं होगा। तब फिर आप कैसे डिसाइड कीजिएगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे बताए थे कि ये है सो 76% होता है और ये जो है 90% होता है और ये 95% होता है। फिर अब सवाल होता है कि ऐसा क्यों हो गया। तो देखिए फिनाइल ग्रुप आने से, ध्यान से समझिएगा, फिनाइल ग्रुप आने से ये जो इनॉल बनता है, ठीक है, ये फिनाइल ग्रुप आप नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको इस तरह से देखिए। अगर इसी स्ट्रक्चर को हम इस तरह से, इसी स्ट्रक्चर को इस तरह से अगर लिख दें कि ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और यहाँ पे O, ठीक है, और इधर H हो गया और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड CH, इस तरह से अगर स्ट्रक्चर को लिख दिया जाए, ठीक है, और यहाँ पे है सो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये पार्शियल निगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव। तब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, ये जो डबल बॉन्ड है और ये फिनाइल रिंग का जो डबल बॉन्ड है, दोनों आपस में एक दूसरे से कंजुगेटेड है। तो जब दोनों एक दूसरे से कंजुगेटेड है तो ये रेजोनेंस करेगा, जबकि पहला में तो कहीं कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पर इसमें आप कह सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है और फिर ये डबल बॉन्ड है सो आपका कंजुगेटेड होता है, तो यहाँ पर भी रेजोनेंस होता है। लेकिन फिनाइल रिंग का जो पाई बॉन्ड है और ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कंजुगेटेड होने से इसका डीलोकलाइजेशन का एक्सटेंट ज्यादा होगा, क्योंकि ये भी तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कंजुगेटेड है। बात सबको समझ में आ रहा है ये बात। तो यहां पर क्या हुआ कि जहां पर एक फिनाइल रिंग लगा हुआ है वहां पर इसके कंपैरिजन में इसका डीलोकलाइजेशन का एक्सटेंट ज्यादा होगा। अब ये डीलोकलाइजेशन का एक्सटेंट ज्यादा होगा, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा होगा। ठीक उसी तरह से थर्ड में तो आप देखिए दोनों तरफ आपका पीएच ग्रुप लगा हुआ है, तो यहां पर भी ये डबल बॉन्ड ये फिनाइल रिंग के डबल बॉन्ड से कंजुगेटेड हो गया और यहां पर फिनाइल का डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड से कंजुगेटेड हो गया। और आपको क्या बताया है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो ग्रुप ऐसा होता है, वो सिचुएशन डिपेंडिंग होता है। वो सिचुएशन डिपेंडिंग क्या होता है कि वो कभी एक्सेप्टर के भी जैसा बिहेव करता है और कभी वो डोनर के जैसा बिहेव करता है, वो होता है विनाइल और फिनाइल। तो यहां पर क्या हुआ कि पीएच दोनों तरफ आने से क्या हुआ कि इसका डीलोकलाइजेशन का एक्सटेंट सबसे ज्यादा हो गया। तो हम कहेंगे कि अगर ये तीनों में स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा थर्ड का, फिर सेकेंड का, फिर फर्स्ट का। तो जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि उसका अमाउंट ज्यादा होगा। अब यहां पर देखिए ये 95% है, ये 90% है और ये 76% है। तो परसेंटेज ऑफ फिनोल कंटेंट क्या होगा, परसेंटेज ऑफ फिनोल कंटेंट थर्ड ग्रेटर देन सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट। ये मेरे ख्याल से सभी लोग को समझ में आना चाहिए। तो फिर ध्यान रखिएगा कि ईस्टर आने से इनॉल कंटेंट डिक्रीज होता है, जबकि फिनाइल आने से इनॉल कंटेंट इंक्रीज होता है। याद रहेगा सभी लोग को, ईस्टर आने से इनॉल कंटेंट डिक्रीज होता है, जबकि फिनाइल आने से इनॉल कंटेंट इंक्रीज होता है। तो इसको भी नोट कर लीजिए सभी लोग। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं।
इसमें फिर आपसे पूछा जा रहा है परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट बताइए। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, इसका इनॉल लिखना होगा। और किन्हीं स्टूडेंट को अगर कीटो से इनॉल फॉर्म नहीं लिखने आता है ना, तो इसके पीछे वाला वीडियो जाकर के देख लें, ठीक है, कि कहां पर इनॉल होगा कहां पर नहीं होगा, और अगर इनॉल होगा तो उसका इनॉल हम लोग कैसे लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड है ना, और इसके कंजुगेटेड पोजीशन पे कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, तो यही हाइड्रोजन जो है इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कहलाएगा। है तो यहाँ पर दो दो हाइड्रोजन, तो दोनों हाइड्रोजन है सो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कहलाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो मतलब हमको एक से होता है यहाँ पर दोनों दो दो हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या होगा, यही आपका पाई बॉन्ड बनेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल करके OH में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आपको कहा जाए कि इसका है सो इनॉल फॉर्म लिखिए, तो ये पाई बॉन्ड जैसे था वैसे रह गया और यहाँ पर एक नया पाई बॉन्ड बना और ये OH में कन्वर्ट हो गया। तो अगर किन्हीं स्टूडेंट को कीटो से इनॉल फॉर्म लिखने नहीं आता है, तो आप जाकर के पीछे का वीडियो देखिए कि कब इनॉल होगा कब इनॉल नहीं होगा, और अगर इनॉल होगा तो हम लोग कैसे उसका इनॉल फॉर्म लिखेंगे। जैसे इसमें अगर आपसे कहा जाए कि इसका इनॉल फॉर्म लिखिए, तो इसका इनॉल फॉर्म आप कैसे लिखेंगे। आप देखिए यहां पर क्या हुआ, देखिए ध्यान से समझिए, एक हाइड्रोजन तो यहां भी है और यहां पर भी आपका दो दो हाइड्रोजन है। हमको दो से मतलब नहीं होता है, हमको मतलब एक से होता है। अब इसमें आपको कहा गया कि इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो ये हाइड्रोजन जो है टॉटोमेराइजेशन मतलब इनोलाइजेबल नहीं है, टॉटोमर्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तो ये अगर आप पाई बॉन्ड बनाएंगे ना, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। रिंग में कभी भी sp हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो जब भी टॉटोमर्स में पार्टिसिपेट करेगा तो ये हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इसका अगर टॉटोमर्स लिखना होगा तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ठीक उसी तरह से अब यहाँ पे अगर आपको टॉटोमर्स लिखने के लिए कहा जाए तो फिर क्या है, यहाँ पर जब आप टॉटोमर्स लिखिएगा तो फिर देखिए यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, बट ये हाइड्रोजन टॉटोमर्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब ये हाइड्रोजन जब टॉटोमर्स में पार्टिसिपेट करेगा तो ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ और ये है सो OH में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रहा है बात। तो इसका इनॉल फॉर्म जब हम लोग लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फेनॉल हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट। तब आपको देखना होगा कि ये तीनों में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। सबसे पहला देखिए रेजोनेंस वाला जो पॉइंट है ना, रेजोनेंस तो इसमें भी हो रहा है, रेजोनेंस तो इसमें भी हो रहा है, रेजोनेंस तो इसमें भी हो रहा है। कैसे कैसे रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर डबल बॉन्ड से कंजुगेटेड और ये सब डबल बॉन्ड अपने आप में क्या है, कंजुगेटेड है। तो रेजोनेंस तो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी उसी तरह से ऑक्सीजन का लोन पेयर डबल बॉन्ड से कंजुगेटेड है तो रेजोनेंस यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस वाला फैक्टर है सो काम यहाँ पे नहीं करेगा। अब रह गया कि कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। और जब एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, ये 100% एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक अगर कोई कंपाउंड होता है तो उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। जैसे अगर दो कंपाउंड है, एक में रेजोनेंस हो रहा है, दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है तो इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ये आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है और इसको हम लोग कहते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब सवाल यहां पे उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन है सो एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये हम पढ़ा चुके हैं, वीडियो आपका यूट्यूब पे डाला हुआ है, तो वहां पे जाकर के पूरा डिटेल में देख लीजिए अगर किन्हीं को नहीं पता है तब। तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, इसीलिए इसका इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा। उसके बाद फिर इसका ये आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो यही आपका परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट हो गया। परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट का मतलब क्या हुआ कि ये जो 3 एग्जाम्पल था, तो इसमें इनॉल का अमाउंट किसका सबसे ज्यादा होगा, उससे कम किसका होगा। परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट का मतलब यही हुआ। तो ये तीनों में हम लोग डिसाइड किए कि सबसे ज्यादा अमाउंट इसका होगा, फिर इसका होगा, सबसे कम इसका होगा। इसको नोट कर लीजिए। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए।
चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रोसेस ऑफ इनोलाइजेशन। सबसे पहला कि इनोलाइजेशन कहते किसको है, तो कीटो से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होने का जो टेंडेंसी होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनोलाइजेशन। कीटो से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होने का जो टेंडेंसी होता है उसको क्या बोलते हैं, इनोलाइजेशन। और इनोलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो दो तरह से होता है, एक को हम लोग बोलते हैं एसिड कैटालाइज प्रोसेस और दूसरे को बोलेंगे बेस कैटालाइज प्रोसेस। तो सबसे फर्स्ट में आप लिखें कि प्रोसेस ऑफ इनोलाइजेशन कैन बी आइदर एसिड कैटालाइज और बेस कैटालाइज। इनोलाइजेशन का प्रोसेस कितने तरह से, दो तरह से, या तो एसिड कैटालाइज प्रोसेस होगा या बेस कैटालाइज प्रोसेस होगा। अब एसिड कैटालाइज प्रोसेस कैसे होता है, तो यहां पर हेडिंग डाल दीजिए एसिड कैटालाइज प्रोसेस। अब देखिए यहां पर ये आपसे अगर पूछा जाए कि ये कौन सा फॉर्म है तो आप इसको क्या बोलेंगे, कीटो फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, कीटो फॉर्म। अब कीटो से इनॉल फॉर्म जब कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो कौन सा प्रोसेस, एसिड कैटालाइज। एसिड क्या करता है, एसिड है सो H+ डोनर होता है। एसिड क्या करता है, H+ डोनर होता है। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, H+ ले लिए। अब हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज जब आ गया तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज। क्यों, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, वह भी एक इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे दिया तो वहां पर अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन चाहता है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तब वो स्टेबल हो जाता है। तो इसीलिए हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज। अब यहां पर देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, लेकिन यहां पर दोनों लोन पेयर को हम लोग नहीं दिखाते। क्यों, क्योंकि हम लोग को एक लोन पेयर से मतलब होता है। तो यहां पे ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। अब ये जैसे ही H+ ऑक्सीजन के नजदीक आता है तब ये क्या करता है कि अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को शेयर कर देता है, H+ को शेयर कर देता है। अब जैसे ही ऑक्सीजन H+ को शेयर करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर ये जैसे CH3 था तो वो CH3 तो आपका जैसे था वैसे ही रह गया, और यहां पर ये CO और यहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, और ये CH3 को हम इस तरह से लिख दिए। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन जब लोन पेयर इसको शेयर किया तब क्या होगा, ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये तो सब लोग को पता है ना कि पॉजिटिव चार्ज क्यों डेवलप हुआ। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं कि ये अपना लोन पेयर इसको शेयर किया तो इसके और इसके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन में, ध्यान से समझिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन खुद का बॉन्ड बनाने में कंज्यूम हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन जो बचता है वो कंप्लीटली H+ को दे देता है। इसीलिए इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे एक निगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे जब एक निगेटिव चार्ज और ये प्लस है तो प्लस माइनस मिलकर के क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। इसीलिए हाइड्रोजन पे कोई चार्ज हम लोग नहीं दिखाएंगे। अब यहां पर फिर देखिए क्या हो गया, ऑक्सीजन पे जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये लेस स्टेबल होता है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होगा। बाद में इसको ध्यान टूटा कि अरे गलत कर दिए, अपना लोन पेयर इसको शेयर कर करके ये खुद है सो अनस्टेबल हो गया। अब ये क्या चाहेगा, स्टेबल होना। अब ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा कि मेरा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों खत्म होगा, तो ये क्या कर रहा है, अब एक चीज और ध्यान से समझिए, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन के रेस्पेक्ट में देखिएगा तो ऐसे ही ज्यादा होता है, और उस पर पॉजिटिव चार्ज आने से उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और बढ़ गया। क्यों, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लेने का, और ये क्या किया, गलती से इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो अब ये चाहेगा स्टेबल होना, और स्टेबल होने के लिए ये क्या करता है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑक्सीजन अपने तरफ खींचेगा। तो जब जैसे ही अपने तरफ खींचेगा तब इस कार्बन का कोवैलेंसी कितना हो जाएगा, 3, और होना चाहिए कितना, 4। तब यही कार्बन हाइड्रोजन जो सिग्मा बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा।
ये जैसे ही पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा तो इस कार्बन का कोवैलेंसी कितना हो जाएगा 3 और होना चाहिए कितना 4। तब क्या करता है कि ये कार्बन हाइड्रोजन जो सिग्मा बॉन्ड है वही आपका है सो क्या होगा पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात सभी लोग को समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो अगला जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर है सो ये डबल बॉन्ड हो गया और H प्लस, ये देखिए बॉन्ड तो इसका यहाँ पे पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया तो H प्लस यहाँ से फिर क्या हो गया बाहर निकल गया। तो H प्लस जब बाहर निकल गया तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड बन गया, ये OH और ये CH3, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इनॉल फॉर्म। क्या बोलेंगे इनॉल फॉर्म। क्यों इनॉल बोलते हैं तो ये चीज बता चुके हैं। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ENE आ गया और लास्ट वाला E हटा करके अल्कोहल का OL लगा देते हैं तो एक साथ पढ़ते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे इनॉल फॉर्म। यही आपका एसिड कैटेलाइज प्रोसेस हुआ कि कीटो से इनॉल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है। कीटो से इनॉल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हुआ ये आपको बता दिए। ठीक उसी तरह से अगर बेस कैटेलाइज प्रोसेस देखिएगा तो फिर देखिए यहाँ पर CH3CO CH3 है, इसको क्या बोलते हैं कीटो फॉर्म। अब आप रिएक्शंस किसके साथ करा रहे हैं, रिएक्शन आप बेस के साथ करा रहे हैं, बेस कैटेलाइज। अब देखिए यहां पर देखिए H प्लस क्या था कैटलिस्ट था तो जैसे वो आया वैसे ही वो क्या होता है बाहर निकल जाता है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट का काम होता है कि केमिकल रिएक्शन को तो अफेक्ट करता है लेकिन कभी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। कैटलिस्ट क्या करता है केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट कर देता है लेकिन कभी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जैसे नेता लोग होते हैं तो नेता लोग होते हैं तो क्या करते हैं पब्लिक को खूब भड़काऊ भाषण दे करके एक्साइटेड कर देते हैं। जब पुलिस आती है डंडा चलाने तो नेताजी धीरे से सरक जाते हैं। यानी कि क्या हुआ कि केमिकल रिएक्टिविटी को या तो वो बढ़ा देंगे या तो घटा देंगे। पब्लिक बहुत रोष में है, बहुत गुस्से में है और नेताजी सबको शांत कर रहे हैं कि भाई हम आ गए अब शांत हो जाइए शांत हो जाइए, तो सारा पब्लिक है सो शांत हो जाता है। यानी कि कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाता भी है और रिएक्शन के रेट को घटाता भी है। जैसे आप ऐसे समझिए कि कोई दो लड़का जो है ना आपस में झगड़ा कर रहा है कि तुमको देख लेंगे तुमको देख लेंगे और इसी बीच में किसी एक का दोस्त आ जाता है, क्या हुआ लड़ाई हो गया मारो 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 मारो। वो अपने मारपीट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ बोल रहा है दूसरे को मारो हम है ना। तो क्या किया वो कैटलिस्ट का काम किया। या दूसरा सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि झगड़ा मत करो ये वो खत्म भी कर सकता है। तो कैटलिस्ट जो है रिएक्शन के रेट को बढ़ाता भी है और घटाता है। इसीलिए आपको बोला गया कि कैटलिस्ट जो है केमिकल रिएक्टिविटी को तो अफेक्ट करता है लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसीलिए H प्लस यहाँ पे क्या था कैटलिस्ट था तो जिस तरह से यहाँ पे आया उसी तरह से यहाँ पे बाहर निकल गया। ठीक उसी तरह से अब यहाँ पर देखिए कैटलिस्ट क्या हो गया बेस हो गया। तो यहाँ पर देखिए CH3 को हम क्या करते हैं CH2 और H इस तरह से लिख देते हैं समझाने के लिए। बेस क्या होता है, बेस होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस। बेस क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस। बेस क्या करता है बेस एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा। यहाँ पर ये 6 जो हाइड्रोजन है वो आइडेंटिकल है। अगर ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल नहीं होता, ध्यान से समझिए, अगर ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल नहीं होता तब बेस उस कार्बन से हाइड्रोजन को ट्रैप करता जो मोर एसिडिक होता। और मोर एसिडिक कैसे डिसाइड करते हैं तो जिस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता उस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होता उसको हम लोग कहते हैं मोर एसिडिक। ये चीज पहले भी आपको बता चुके हैं। अब यहां पर क्या हुआ कि बेस है सो H प्लस को ट्रैप किया, तब ये कार्बन हाइड्रोजन जो सिग्मा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा क्योंकि कार्बन का कोवैलेंसी तो पहले से 4 है। तब ये सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है। तो जैसे इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, ध्यान से समझिएगा, बेस H प्लस को एक्सेप्ट किया या उसी को बोलते हैं कि बेस H प्लस को ट्रैप किया। तब क्या हुआ कि कार्बन हाइड्रोजन जो सिग्मा बॉन्ड है वो कार्बन पे शिफ्ट हो गया। कार्बन पे शिफ्ट हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब क्या होता है निगेटिव चार्ज। तो यहां पर जो अगला स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3 CO CH2 और यहां पर है सो आपका क्या आ गया एक निगेटिव चार्ज।
और ये क्या हो गया, बेस BH बन जाएगा, क्योंकि H प्लस आ रहा है और B माइनस मिलकर के न्यूट्रल BH हो गया। अब यहाँ पे बेस के जगह पे आप OH माइनस भी ले सकते थे, बेस तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे बेस B लिख दिए, इसको बोरन मत पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए फिर क्या है, कुछ नजर आ रहा है क्या, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड से कंजुगेटेड है, तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ये एक्सेप्टर ग्रुप है, ये डोनर ग्रुप है, तो निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जब पार्टिसिपेट करता है तो किसके जैसा एक्ट करता है, डोनर के जैसा एक्ट करता है। यानी कि ये जो निगेटिव चार्ज है यही पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ये कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है ऑक्सीजन के टुवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जैसे ही ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा कार्बन का कोवैलेंसी कितना हो जाएगा, 5 होना चाहिए, कितना 4, तब ये पाई बॉन्ड है सो ऑक्सीजन के टुवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे अब निगेटिव चार्ज, ये कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो अब यहाँ पर देखिए, और ये हम लोग क्या लिखते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हो रहा है तो ये जो डबल हेडेड एरो आप दे रहे हैं तो यही आपका कैनोनिकल स्ट्रक्चर का सिंबल है। अब देखिए फिर क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज, आपके पास यहाँ पे है क्या, BH, आपके पास है क्या, BH या HB, जो भी आपको कहना कर सकते हैं। फिर क्या करता है कि ऑक्सीजन पे जो निगेटिव चार्ज है वो बेस बन करके H प्लस को यहां से ट्रैप कर लेता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो निगेटिव चार्ज है वो बेस बन करके यहां से क्या करता है, H प्लस को ट्रैप कर लेता है। तो जैसे ही H प्लस को ट्रैप करेगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि OH बन जाएगा। और ये बेस और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है वो किस पर शिफ्ट हो जाएगा, बेस पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि B माइनस हो गया। तो अगला जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह का हो गया, CH2 यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है, ये उल्टा लिखा गया, पहले इधर CH3 था तो CH2 यहाँ पे है, तो बात वही समझिए कि ये CH2 डबल बॉन्ड OH और ये आपका आ गया CH3। समझ में आ रहा है बात। और बेस क्या हो गया, B माइनस है सो आपका बाहर निकल गया। तो B माइनस मतलब बेस आपका था क्या, कैटलिस्ट था, वो रिएक्शन के रिएक्टिविटी को तो अफेक्ट किया लेकिन वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो जैसे आया वैसे है सो क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब इसको आप क्या बोलेंगे, इसको है सो हम लोग बोलेंगे इनॉल फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे, इनॉल फॉर्म। तो आपको बताया कि इनोलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो दो तरह से होता है, एक को हम लोग बोलते हैं एसिड कैटेलाइज प्रोसेस और दूसरे को हम लोग बोलते हैं बेस कैटेलाइज प्रोसेस। तो कैसे रिएक्शन हुआ ये सभी लोग को समझ में आ गया। चलिए यहां तक जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। तो ये हम आपको बताए कि कीटो से इनॉल फॉर्म में जो कन्वर्ट होने का टेंडेंसी होता है उसी को इनोलाइजेशन कहते हैं। इनोलाइजेशन में आपको बताया कि दो तरह से होता है, एक को बोलते हैं एसिड कैटेलाइज प्रोसेस और दूसरे को बोलते हैं बेस कैटेलाइज प्रोसेस। एसिड कैटेलाइज प्रोसेस में रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है ये बता दिए, बेस कैटेलाइज प्रोसेस आपका कैसे होता है ये भी आपको बता दिए। अब इसको अगर हम फर्स्ट कहें, इसको सेकेंड कहें, इसको थर्ड कहें और इसको फोर्थ कहें, तो फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग कंजुगेशन पेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंजुगेशन पेयर। सेकेंड और थर्ड क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, तो इसको हम लोग सेकेंड और थर्ड को कैनोनिकल पेयर कहेंगे, ठीक है। और थर्ड और फोर्थ में क्या रिलेशन, तो थर्ड और फोर्थ में भी कंजुगेशन पेयर कहेंगे। और फर्स्ट और फोर्थ में क्या रिलेशन, तो फर्स्ट है सो कीटो फॉर्म है और फोर्थ है सो इनॉल फॉर्म है, तो फर्स्ट और फोर्थ को क्या बोलेंगे, टॉटोमर्स। फर्स्ट और फोर्थ को क्या बोलेंगे, टॉटोमर्स। चलिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अब यहाँ पे ये कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, और आपको कहा गया कि इनॉल फॉर्म लिखिए, लेकिन वो एसिड कैटेलाइज प्रोसेस हो रहा है। ठीक उसी तरह से अगर बेस कैटेलाइज प्रोसेस होगा तो उसका इनॉल फॉर्म लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला बात यहाँ पे समझिए कि यहाँ पर भी आपका कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर भी तो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है। अब यहाँ पे जब कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है और इस कार्बन पे भी कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या दोनों कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड आइडेंटिकल है या डिफरेंट है, क्या बोलेंगे।
तो यहां पर जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है और यहां पर जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है वो दोनों डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट हुआ? तो यहां पर जो है कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड वो टर्शियरी हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि ये टर्शियरी कार्बन के साथ बॉन्डेड है, जबकि यहां पर जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है वो सेकेंडरी हाइड्रोजन है, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन के साथ बॉन्डेड है। तो जब दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इनॉल प्रोडक्ट होगा वो 2 होगा। अब इससे जब आप इनॉल लिखेंगे तो यहां पे आप पाई बॉन्ड देंगे, ये आपका इनॉल हो गया। और यहां पर जो हाइड्रोजन, यहां पर तो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन से मेरे को मतलब नहीं है, मतलब एक हाइड्रोजन से। तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है अगर इनोलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा या टॉटोमेराइज में पार्टिसिपेट करेगा तब क्या होगा, डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा और वो सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया। इसको हम फर्स्ट करें और इसको सेकंड करें। ठीक उसी तरह से बेस के साथ भी जब आप रिएक्शन कराएंगे, ये दोनों आपका हाइड्रोजन आइडेंटिकल नहीं है तो इसका भी 2 प्रोडक्ट होगा। राइट साइड वाला जो हाइड्रोजन है अगर वो इनोलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है तब आपका प्रोडक्ट है सो इस तरह से होगा, और लेफ्ट साइड वाला अगर हाइड्रोजन है इनोलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है तो आपका प्रोडक्ट ऐसा होगा, यानी कि पाई बॉन्ड यहां होता है। अब इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट और इसको कहेंगे सेकेंड। मेन ये बताना था कि जब दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट है तो क्या दोनों इनॉल का अमाउंट है सो सेम होगा या डिफरेंट होगा? जल्दी से बताइए। तो दोनों का अमाउंट है सो डिफरेंट होगा, यानी कि अब कैसे डिसाइड करेंगे? तो जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अब आपसे अगर इसमें पूछा जाए कि फर्स्ट और सेकेंड में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, या अगर आपसे पूछा जाए कि ये दोनों में किसका अमाउंट ज्यादा होगा, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसको हम लोग मेजर कहेंगे और जिसका अमाउंट कम होगा उसको हम लोग माइनर कहेंगे। तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो हम लोग को पता है कि फर्स्ट और सेकेंड में जब हम लोग डिसाइड करना होगा तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है और इसका स्टेबिलिटी कम है, तो इसको हम लोग मेजर कहेंगे और इसको है सो माइनर कहेंगे। जबकि बेस अगर आप कैटलिस्ट लेते हैं तब आपका क्या होगा कि ये मेजर कहलाएगा और ये माइनर कहलाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि एसिड केटेलाइड में जो मेजर था वो बेस केटेलाइड में माइनर हो गया, और जो एसिड केटेलाइड में माइनर था वो बेस केटेलाइड में मेजर हो गया। ऐसा क्यों? तो अब समझिए बात को। एसिड में हम लोग क्या देखे? हम लोग एसिड में स्टेबिलिटी ऑर्डर से डिसाइड किए। किसका स्टेबिलिटी ऑर्डर से? अल्कीन का स्टेबिलिटी ऑर्डर से। कि आपको पिछले क्लास में बताए थे मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। अब यहां पर देखिए कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कितना हाइड्रोजन है? एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। जबकि यहां पर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों कार्बन में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, तो एक हाइड्रोजन है वो यहां पर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। तो ये आपका ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हो गया और ये है सो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हो गया। तो ये आपका है सो मोर स्टेबल हो गया, ये है सो लेस स्टेबल हो गया। इसीलिए इसको हम लोग मेजर कहेंगे और इसको है सो माइनर कहेंगे। जबकि बेस में ऐसा नहीं हुआ। बेस में हम लोग कैसे डिसाइड किए कि इसका स्टेबिलिटी ज्यादा और इसका स्टेबिलिटी कम? ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। तो बेस करता क्या है? अभी आपको बताए थे बेस क्या करता है? एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करता है। अब यहां पे आपको ये डिसाइड करना होगा कि लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला में कौन सा हाइड्रोजन मोर एसिडिक है। जो हाइड्रोजन मोर एसिडिक होगा बेस उस हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा तो उससे मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और जो लेस एसिडिक होगा उससे बेस जो हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा उससे माइनर प्रोडक्ट बनेगा। अब सवाल है कि कैसे आप डिसाइड कीजिएगा कि कौन मेजर है कौन माइनर है। तो यहां पर देखिए ये कार्बन ऑक्सीजन में ध्यान से समझिएगा, ये कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑक्सीजन अपने तरफ खींचेगा तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो जैसे ही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो इस कार्बन पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब ध्यान से समझिएगा मेरा सवाल क्या है। मेरा सवाल यह है कि यहां पर भी कार्बन है और यहां पर भी कार्बन है।
क्या ये वाली कार्बन और ये कार्बन में दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा, या ये कार्बन और ये कार्बन में क्या दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा? दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे अभी कोई चार्ज नहीं है, जबकि इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सो ज्यादा हो गया। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो गया, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये क्या करेगा? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब अपने तरफ खींचेगा तो इस कार्बन पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक उसी तरह से ये कार्बन और ये कार्बन में इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपने तरफ खींचेगा, तो इस कार्बन पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब मेरा सवाल फिर क्या है कि यहां पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्या दोनों का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है या डिफरेंट है? आपको तो लग रहा होगा कि सर दोनों पे तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ही है, तो दोनों का तो सेम होगा। नहीं, यहां पर आपका ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में राइट साइड वाला, ध्यान से समझिएगा, राइट साइड वाला पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। क्यों ज्यादा हुआ? क्यों? क्योंकि यहां पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और ये जो मिथाइल ग्रुप होता है ना, इसको प्लस आई इफेक्ट कहते हैं, जो कि आप रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसको कि जीओसी हम लोग बोलते हैं, वो इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। अभी बस इतना जानिए कि यहां पर एक मिथाइल ग्रुप होने से ये डोनर ग्रुप कहलाता है, यानी कि प्लस आई इफेक्ट कहलाता है। तो यहां पर क्या हुआ कि इसकी डिफिशियंसी को ये क्या किया? घटा दिया। कौन घटा दिया? ये मिथाइल ग्रुप। इस कार्बन पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसकी डिफिशियंसी को क्या किया? घटा दिया। जबकि यहां पर तो कोई डोनर ग्रुप नहीं लगा हुआ है, कोई भी प्लस आई नहीं ग्रुप लगा हुआ है। तो यही चीज हम आपको बताएं कि ये दोनों में राइट साइड वाला जो कार्बन है उसका, कार्बन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? ज्यादा है। तो जिसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, और ये दोनों कार्बन में जिस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उस कार्बन से जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा वो मोर एसिडिक होगा। अब बेस क्या करता है? मोर एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करता है। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि ये दोनों हाइड्रोजन में लेस एसिडिक कौन है और मोर एसिडिक कौन है, तो लेफ्ट साइड वाला जो हाइड्रोजन है वो लेस एसिडिक है, और राइट साइड वाला जो हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक है। ये हाइड्रोजन है सो आपका लेस एसिडिक हो गया और ये मोर एसिडिक हो गया। अब बेस है सो मोर एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करता है, इसीलिए यहां पर जो डबल बॉन्ड आया वो मेजर प्रोडक्ट हो गया, और यहां पर जो डबल बॉन्ड आया वो माइनर हो गया। तो फिर से एक बार हम आपको बता दे रहे हैं कि एसिड कैटेलाइड और बेस कैटेलाइड में हम लोग कैसे डिसाइड किए। तो एसिड कैटेलाइड में अल्कीन का स्टेबिलिटी से डिसाइड किए कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल, तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ये मेजर हो गया और ये माइनर हो गया। जबकि बेस कैटेलाइड प्रोसेस में हम लोग कैसे डिसाइड किए, तो बेस कैटेलाइड प्रोसेस में बेस जो है मोर एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा, यानी कि जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन है उससे जो आप इनॉल बनाते हैं वो मेजर होगा, और जो लेस एसिडिक होगा उससे जो आप इनॉल बनाते हैं वो माइनर होगा। तो एक लाइन नीचे आप लिख लीजिएगा कि इन एसिड कैटेलाइड इनोलाइजेशन ड्राइविंग फोर्स इज स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म। एसिड कैटेलाइड प्रोसेस में जो आप स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं या मेजर और माइनर डिसाइड करते हैं, वहां पे ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? अल्कीन का स्टेबिलिटी होता है। स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म, व्हाइल इन बेस कैटेलाइड इनोलाइजेशन ड्राइविंग फोर्स इज एसिडिटी ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम। यही चीज आपको बताए थे, यानी कि बेस कैटेलाइड प्रोसेस में क्या होगा कि मोर एसिडिक जो हाइड्रोजन होगा उससे मेजर प्रोडक्ट होगा, यानी कि उसका जो इनॉल कंटेंट होगा उसका अमाउंट है सो आपका क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां तक सभी लोग को समझ में आ गया? इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। यहां तक सभी लोग लिख लिए? चलिए अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इनॉल कंटेंट। इनॉल कंटेंट पे सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होगा। तो अब देखिए एग्जांपल से समझिए, ये कौन सा फॉर्म है? कीटो फॉर्म है।
अब इसका इनॉल लिखेंगे तो इस तरह से लिखाएगा, ये कौन सा हो गया, इनॉल फॉर्म। आप जानते हैं कि यहां पर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट आप बताइए। तो अगर कहता है कि गैस फेज में x% है और सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट वाटर लाइक सॉल्वेंट, वाटर में y% है इनॉल कंटेंट, ध्यान से समझिएगा, ये जो हुआ कीटो से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो गैस फेज में हम बोल रहे हैं कि इनॉल x% है और सॉल्वेंट में है सो y% है, देन तब कहता है कि x मच मच ग्रेटर देन y। वाई क्यों ऐसा होता है, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में आप कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दो यहां पे है, एक बार आप कीटो से इनॉल फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो गैस फेज में कन्वर्ट करते हैं, और दूसरा केस में कीटो से इनॉल जब कन्वर्ट करते हैं तो सॉल्वेंट यानी कि वाटर लाइक सॉल्वेंट में आप कन्वर्ट करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि गैस फेज का जो इनॉल कंटेंट है और वाटर का जो इनॉल कंटेंट है, दोनों में किसका अमाउंट ज्यादा होगा, तो कहता है कि गैस फेज का जो इनॉल कंटेंट होगा मच मच ग्रेटर देन है सो सॉल्वेंट, वाटर लाइक सॉल्वेंट का इनॉल कंटेंट से। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखिए कह रहा है क्या कि इन गैस फेज अगर आपसे पूछा जाए कि कीटो और इनॉल में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, तो गैस फेज में इनॉल का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा कीटो फॉर्म से, जबकि सॉल्वेंट में, वाटर लाइक सॉल्वेंट में अगर आपसे पूछा जाए तो कीटो का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा इनॉल से। बात सबको समझ में आ रहा है, आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये है सो आपका 76% है, तो ये आपका जब 76% है तो ये कितना हो जाएगा 24%। जबकि अगर आपसे वाटर लाइक सॉल्वेंट में पूछा जाए तो इनॉल जो है आपका 15% हो जाता है और कीटो है सो 85% हो जाता है। इतना का डिफरेंसेज है। अब यहां पे हम लोग को यह सीखना होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो सिंपल सा बात आप समझिए कि जब आप गैस फेज में रिएक्शंस करा रहे हैं तो कीटो से इनॉल फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है तो इनॉल की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है कीटो से, क्यों, ड्यू टू इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर से हम आपको याद दिला दे रहे हैं, कीटो और इनॉल में आपको हम रूल लिखाए थे, डिफरेंट 4-5 रूल लिखाए थे, उसमें हम आपको बताए थे कि जनरली कीटो और इनॉल फॉर्म में कीटो की स्टेबिलिटी है सो ज्यादा होता है इनॉल फॉर्म से। कब तक, जब तक कि कोई एडिशनल फैक्टर ऑपरेट नहीं कर रहा है इनॉल फॉर्म पे। अब वो एडिशनल फैक्टर क्या होता था, तो एसिडिटी ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम, दूसरा में आपको क्या बताए थे, हाइड्रोजन बॉन्ड, और तीसरा में क्या बताए थे, सॉल्वेंट। तो यहां पर देखिए क्या हुआ कि इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है गैस फेज में, तब इसीलिए इसका स्टेबिलिटी है सो ज्यादा होगा। तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि इन गैस फेज कीटो फॉर्म हैज मोर टेंडेंसी टू गेट इनोलाइज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इनॉल फॉर्म। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आप जो है कोई भी मोलेकुल अगर अनस्टेबल है तो वो क्या चाहता है, जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा काम करे ताकि स्टेबल हो जाए। जो बच्चा मन से पढ़ रहा है उसको है कि नहीं मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, कोई आईआईटी का तैयारी कर रहा है, कोई है सो नीट का तैयारी कर रहा है, तो जो बच्चा ज्यादा तकलीफ में, जो ज्यादा गरीब है, वो ज्यादा मन से पढ़ता है। लेकिन जिसके पास बहुत पैसा है वो रिलैक्स मोड में रहता है, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं है, बाबूजी के पास बहुत पैसा है। बात समझ में आ रहा है। तो कीटो से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होने का टेंडेंसी किसका ज्यादा होगा, तो यहां पर ये देख रहा है कि जैसे ही हम इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे ही आप नॉर्मल बच्चा से आप नीट में चले जाते हैं तो आप डॉक्टर कहलाते हैं, आईआईटी में चले जाते हैं तो इंजीनियर कहलाते हैं, तो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो आप चाहेंगे ना जल्दी से जल्दी हम है सो कंपटीशन पास कर लें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है सब लोग को। तो इसीलिए गैस फेज में अगर कीटो और इनॉल में पूछा जाए तो इनॉल का स्टेबिलिटी है सो ज्यादा होता है कीटो फॉर्म से। लेकिन अगर सॉल्वेंट का बात किया जाए तो सॉल्वेंट में क्या होता है कि जो कीटो फॉर्म होता है उसी में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है,
यानी कि आप वाटर लाइक सॉल्वेंट जब ले रहे हैं तो वाटर लाइक सॉल्वेंट लेते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल और ये जो कीटो फॉर्म है उसी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और उस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कीटो फॉर्म पहले से ही स्टेबल है तो क्या वो इनॉल में कन्वर्ट होना चाहेगा? इनॉल में कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा। आप पहले से ही हैं सो स्टेबल हैं तो पुराना बॉन्ड तोड़ कर करके नया बॉन्ड बनाना चाहेंगे? नहीं बनाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आप स्टेबल हैं। तो पैराग्राफ चेंज करके फिर लिख लीजिएगा कि इन वाटर लाइक सॉल्वेंट कीटो फॉर्म इटसेल्फ फॉर्म्स इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद सॉल्वेंट मोलिक्यूल। वो वाटर लाइक जो सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स है उसके साथ कीटो फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है जिसके चलते क्या होता है उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है इनॉल से। तो पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा कि दैट इज व्हाई इट हैज लेस टेंडेंसी टू गेट कन्वर्टेड इनटू इनॉल फॉर्म। यही कारण है कि वाटर लाइक सॉल्वेंट में कीटो का जो है इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होने का टेंडेंसी क्या होता है? घट जाता है। वाटर लाइक सॉल्वेंट में कीटो का इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होने का टेंडेंसी क्या होता है? घट जाता है। इसको कंप्लीट कीजिए सभी लोग। यहां तक कंप्लीट कर लिए। अब सवाल ये है ना कि वाटर लाइक जब सॉल्वेंट आप लेते हैं तो कीटो फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे करता है? तो उसका स्ट्रक्चर आप बना लीजिए। ये कीटो फॉर्म है। आप वाटर लाइक सॉल्वेंट यहां पे लिए तो इसके चारों तरफ तो बहुत सारा वाटर मोलिक्यूल है ना। अब यहां पर देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक उसी तरह से कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो जब पार्शियल निगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के काफी नजदीक है तो यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक उसी तरह से यहां पर देखिए इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन पे पार्शियल निगेटिव तो यहां पर दोनों के बीच में क्या हो गया? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और आपको बताए थे कि किसी भी मोलिक्यूल में किसी भी तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो क्या करता है? मोलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। किसी भी मोलिक्यूल में किसी भी तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो मोलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। यहां पर वाटर लाइक सॉल्वेंट में कीटो फॉर्म जो है वाटर मोलिक्यूल के साथ या सॉल्वेंट मोलिक्यूल के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है जिसके चलते इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। यही कारण है कि ये कीटो से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होने का टेंडेंसी डिक्रीज कर जाता है। जैसे आप स्टेबल हैं, मिस कॉल आ गया तो क्या मैसेज आएगा? इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। समझ में आ रही बात? तो यहां पर लिख लीजिए कि इन जनरल परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट गैस फेज ग्रेटर देन द नॉन पोलर सॉल्वेंट देन पोलर सॉल्वेंट। परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा क्या होगा? गैस फेज में होगा, फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट में होगा और सबसे कम जो है परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट पोलर सॉल्वेंट में होगा। क्यों ऐसा होगा ये सभी लोग को याद रहेगा। पोलर सॉल्वेंट में कीटो फॉर्म भी है सो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है और इंटरमोलिकुलर जब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन किया तो कीटो है सो स्टेबलाइज्ड हो गया। तो कभी नहीं चाहेगा कि स्टेबल जब है तो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो। क्यों? क्योंकि कीटो का स्टेबिलिटी ज्यादा है इनॉल से। आप कभी ऐसा चाहेंगे? आप स्टेबल हैं और आपको पता है कि हम ये काम करेंगे तो अनस्टेबल हो जाएंगे तो कभी आप ऐसा काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो यहां तक आप जल्दी से नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो अब यहां पे देखिए फिर ये कीटो फॉर्म है। अब इसका इनॉल फॉर्म लिखिए। हम लोग अब ये देखना चाहते हैं कि इनॉल कंटेंट जो है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। कीटो से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। इस मोलिक्यूल में अगर आपसे पूछा जाए कि कीटो और इनॉल में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो यहां पर फिर देखिए ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव तो यहां पर दोनों के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और आपको क्या कह रहा है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब सबसे पहले ये बताइए कि हाइड्रोजन जो बॉन्ड है
वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है या वीक बॉन्ड होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड है सो वीक बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि ये जस्ट लाइक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये पहले से ही वीक टाइप ऑफ बॉन्ड है, अब आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने का टेंडेंसी इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने का टेंडेंसी डिक्रीज करेगा। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म ही नहीं होगा तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। हम बताना ये चाह रहे हैं कि जैसे जैसे आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड है सो क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। तो ये आपका है सो कीटो फॉर्म है, ये आपका इनॉल फॉर्म है। आप इसको ऐसे समझिए कि इधर हम लिख रहे हैं परसेंट इनॉल कंटेंट, अब यहाँ पे लिखिए कि एट 25 डिग्री, 25 डिग्री पे x% है, यहाँ पे 60 डिग्री पे y% है और 100 डिग्री पे z% है। तो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर कम है तो इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, और यहाँ पे 100% कर दिए तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो कंप्लीटली टूट गया होगा। तो जब कंप्लीटली टूट गया होगा तो इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि कीटो से इनॉल फॉर्म में जब आप कन्वर्ट होता है तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा इनॉल फॉर्म पे। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे इनॉल फॉर्म का स्टेबिलिटी घट जाएगा, यानी कि उसका अमाउंट है सो घट जाएगा। कहने का मतलब क्या होगा कि देन x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z। परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट, जब इनॉल कंटेंट 25% था तो x% हम लिए थे, 60 डिग्री सेल्सियस था तो y% था, 100 डिग्री सेल्सियस ले लिए तब आपका है सो क्या हो गया, z% हो गया। समझ में आ रही बात? तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट डिक्रीज होगा। तो नीचे एक लाइन लिख लीजिए कि विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीज। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन का जो टेंडेंसी है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो पैराग्राफ चेंज करके फिर लिख लीजिए कि दैट इज व्हाई ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इनॉल कंटेंट विल डिक्रीज। यही कारण है कि टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करेंगे तो इनॉल कंटेंट है सो क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहां तक जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। यहां तक सभी लोग कर लिए? चलिए लास्ट एक है ड्यूटेरियम एक्सचेंज। अब ये ड्यूटेरियम एक्सचेंज क्या है, कह रहा है क्या कि व्हेन कीटो फॉर्म ऑब्लिक इनॉल फॉर्म इज रिएक्टेड विथ ड्यूटियो। D2O का मतलब क्या हुआ, D जो यहाँ पर है ड्यूटेरियम है। जैसे हाइड्रोजन आप H2O लिखते हैं तो उसी तरह से हाइड्रोजन के जगह पे D लिखा हुआ है, ड्यूटेरियम। आप सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होता है, उसमें एक आपका ड्यूटेरियम होता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ D2O ऑब्लिक देकर के OD माइनस और D2O ऑब्लिक देकर के D+। जैसे H+ लिखते हैं या OH माइनस लिखते हैं तो आप इसको ऐसे समझिए, ये OH माइनस हो गया और ये H+ हो गया, ये बेस कैटेलाइज्ड हो गया और ये एसिड कैटेलाइज्ड हो गया। H2O का जैसे रिएक्शन आप करा रहे हैं तो H कैटेलाइज्ड, एसिड कैटेलाइज्ड और बेस कैटेलाइज्ड, तो यहाँ पर OD माइनस और D+ है। अब कहा क्या रहा है, कहता है कि ऑल इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय D एटम, मतलब ड्यूटेरियम एटम्स। अब फिर से समझिए, अगर कह रहा है कि कोई कीटो फॉर्म है या इनॉल फॉर्म है, ध्यान से समझिए, कोई कीटो फॉर्म है या इनॉल फॉर्म है, उसको आप D2O के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ OD माइनस। तो कहता क्या है कि जितने भी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन होंगे, यानी कि जितने भी हाइड्रोजन टॉटोमर्स में पार्टिसिपेट करेगा वो सारा क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएगा। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई भी कीटो या इनॉल फॉर्म है उसको आप D2O इन प्रेजेंस ऑफ OD माइनस या D2O इन प्रेजेंस ऑफ D+ के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो जितने भी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम है वो ड्यूटेरियम एटम से रिप्लेस हो जाएगा। यानी कि अगर आपको इसका प्रोडक्ट लिखने के लिए कहा जाए, इसका इनॉल फॉर्म नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा, इसका इनॉल फॉर्म नहीं लिखना है। अब यहां पे आप देखिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें बताइए कितना इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है,
तो आप देखिए कि ये तीनों हाइड्रोजन है सो इनोलाइजेबल है, तीनों में से कोई भी हाइड्रोजन इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। यहां पर भी है सो तीनों में से कोई भी हाइड्रोजन इनॉल में या कह सकते हैं टॉटोमराइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से तीनों हाइड्रोजन हट जाएगा और उसके जगह पे कौन आ जाएगा, ड्यूटेरियम आ जाएगा। यहां से तीनों हाइड्रोजन हट जाएगा और उसके जगह पे ड्यूटेरियम आ जाएगा, यानी कि CD3 और यहां भी CD3। ठीक उसी तरह से आपका कीटो फॉर्म है और इसको आप D2O के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ D+। अभी बताए ड्यूटेरियम प्लस, यानी कि H+ लिखते हैं उसके जगह पे D+ है। तब भी क्या करेगा, ये जितने भी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ड्यूटेरियम में, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा CD3 और यहाँ पर भी CD3 हो जाएगा। और एग्जांपल लिखिए, जैसे अगर आपको इसमें कहा जाए कि इसका प्रोडक्ट लिख करके दिखाइए, कैसे लिखेंगे, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर इस जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है इसमें कितना इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है। तो कितना इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन है जो कि दोनों इनोलाइजेबल है, इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन है जो कि दोनों इनोलाइजेबल है। अब आप रिएक्शन करा रहे हैं D2O के साथ इन प्रेजेंस ऑफ D+ या OD- कुछ भी आप लिख सकते हैं। तब क्या होगा, ये चारों हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में कन्वर्ट होगा। यानी कि अगर प्रोडक्ट लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो इस हाइड्रोजन के जगह पे भी ड्यूटेरियम लिखेंगे, इस हाइड्रोजन के जगह पे भी ड्यूटेरियम लिखेंगे, इस हाइड्रोजन के जगह पे भी ड्यूटेरियम लिखेंगे और इस हाइड्रोजन के जगह पर भी ड्यूटेरियम लिखेंगे। और एग्जांपल हम लोग करते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए देखिए, अब यहां पे आपको कहा गया कि D2O के साथ रिएक्शन करा रहे हैं OD- के साथ। अभी आपको बताया ये कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म है। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि कितना हाइड्रोजन इनोलाइजेबल है, तो देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है जो कि इनोलाइजेबल है, यहां पर भी 1 हाइड्रोजन है जो कि इनोलाइजेबल है। यानी कि जब इसका प्रोडक्ट लिखेंगे तब क्या होगा, यहां पर 1 ड्यूटेरियम आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह पे और यहां पर है सो 3 ड्यूटेरियम आ जाएगा CD3। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें आपको देखिए क्या कह रहा है कि D2O इन प्रेजेंस ऑफ OD- के साथ आप रिएक्शन कराइए, इसका प्रोडक्ट लिखिए। तब आपको ये पता होना चाहिए कि ये कीटो फॉर्म है। अब ये इनॉल फॉर्म में जब कन्वर्ट होगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें बताइए कितना हाइड्रोजन इनोलाइजेबल है, तो यहां पर देखिए ये दोनों हाइड्रोजन इनोलाइजेबल है और ये तीनों हाइड्रोजन इनोलाइजेबल है। समझ में आ रही बात, ये दोनों हाइड्रोजन इनोलाइजेबल है और ये तीनों हाइड्रोजन इनोलाइजेबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट जब लिखेंगे तो ये दोनों हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में कन्वर्ट होगा और ये तीनों हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में कन्वर्ट होगा, यानी कि प्रोडक्ट ऐसा लिखना होगा। बोलिए सब लोग को समझ में आ रहा है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है कि इफ कंजुगेशन इज प्रेजेंट, ध्यान से समझिएगा, इफ कंजुगेशन इज प्रेजेंट देन हाइड्रोजन एटम्स ऑफ नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग कार्बन एटम्स आल्सो रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम एटम। अगर कंजुगेशन हो रहा है तो जिस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा उस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वह ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अगर आपका मॉलिक्यूल में कंजुगेशन हो रहा है, यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तब कहता है कि जिस कार्बन पे कीटो से जब इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो जिस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा वह सारे कार्बन का हाइड्रोजन किसमें रिप्लेस हो जाएगा, ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अब यहां पर देखिए, और आपको रिएक्शन कराने के लिए कहा गया कि D2O इन प्रेजेंस ऑफ D+ के साथ आप रिएक्शन करा दीजिए और इसका प्रोडक्ट लिखिए। तो प्रोडक्ट जब लिखेंगे तो ये कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, कीटो फॉर्म है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आप क्या देख रहे हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट बात देख रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी कि यहां पे कंजुगेशन है, यानी कि इस मॉलिक्यूल में क्या है, कंजुगेशन है। अगर इसका इनॉल कंटेंट आपको लिखने के लिए कहा जाए या कहा जाता है कि इसका इनॉल फॉर्म लिखिए, आप कैसे लिखते,
इस तरह का देखिए, आपको बता चुके हैं रूल में, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। इसको हम लोग एक्सटेंडेड टॉटोमर्स के नाम से जानते हैं। अब ये कैसे होता है तो ध्यान से समझिए। यहां पर ये जो है, ध्यान से समझिएगा, ये CH3 को हम क्या किए, यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दिए। तो जब यहां से एक हाइड्रोजन को ये हटा देंगे, जब यहां से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे, तब इस पर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। फिर देखिए, अब यहां पे क्या होगा, यही आपका CH है, यही निगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और यहां पर फिर ये पाई बॉन्ड क्या होगा, इस कार्बन पे शिफ्ट होगा। हम बताना ये चाह रहे हैं कि सबसे पहला कि ये तो कंजुगेशन में है, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड को जब यहां से आप रिप्लेस कीजिएगा तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, फिर ये निगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे आएगा, यानी कि ये दोनों कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ रहा है। तो जिस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा, उस कार्बन पे जितने भी सारे हाइड्रोजन हैं वो ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएगा। यानी कि इसका प्रोडक्ट लिखना होगा तो यहां पर CD3 लिखेंगे और यहां पर CD लिखेंगे, बाकी जैसे है वैसे रह गया। यही चीज कह रहा था कि अगर किसी मॉलिक्यूल में कंजुगेशन प्रेजेंट है, तब कहता है कि हाइड्रोजन आइटम्स ऑफ निगेटिव चार्ज कंटेनिंग कार्बन एटम, निगेटिव चार्ज कंटेनिंग जो कार्बन है उससे जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, वह हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एटम से क्या होगा, रिप्लेस्ड हो जाता है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेशन है। अब इसमें आपको कहा गया कि D2 इन प्रेजेंस ऑफ 40 माइनस, बताइए क्या होगा। अब बताइए आप लोग की कहां कहां वाला हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस होगा। तो फिर देखिए, यहां पर देखिए क्या है कि ये वाली जो हाइड्रोजन है, फिर इस डबल बॉन्ड के चलते क्या होगा, टॉटोमर्स में पार्टिसिपेट करेगा। यही देखिए, अल्फा बीटा गामा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से जब आप हाइड्रोजन को हटाएंगे तो इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा, फिर ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे आएगा। इस कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ ये तीनों हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में कन्वर्ट होगा। और देखिए राइट साइड देखिए, ये भी तो आपका तीनों हाइड्रोजन टॉटोमर्स में पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि ये भी तो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है, तो ये भी तीनों हाइड्रोजन क्या होगा, ड्यूटेरियम में कन्वर्ट होगा। बहुत सारा बच्चा बोलते हैं कि सर ये वाली हाइड्रोजन तीनों कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कहां कंजुगेशन है, यहां पर कोई कंजुगेशन नहीं है, तो ये नहीं होगा। लेकिन यही ग्रुप अगर इस कार्बन पे होता तब हो जाता। हम क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? यही ग्रुप अगर इस कार्बन पे होता तब ये भी कन्वर्ट होता। तो कहां कहां वाला कन्वर्ट हुआ, ये तीनों हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस होगा और ये तीनों हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस होगा, तो यहां पर भी CD3 और यहां पर भी CD3 होगा। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, अब यहां पे आपको कहा गया कि D2 इन प्रेजेंस ऑफ 40 माइनस, प्रोडक्ट लिख करके दिखाइए। अब देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, समझ में आ रही बात, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेशन है। ये कार्बन आपका अल्फा, ये बीटा और ये गामा। अब आपसे ये वाली हाइड्रोजन है सो इनोलाइजेबल नहीं है, यानी कि टॉटोमर्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। टॉटोमर्स में पार्टिसिपेट कौन करेगा, ये दोनों हाइड्रोजन। फिर देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, ये कार्बन अल्फा बीटा गामा, तो ये तीनों हाइड्रोजन है सो इनोलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा या टॉटोमर्स में पार्टिसिपेट करेगा। या कह सकते हैं कि ये तीनों हाइड्रोजन इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है, यानी कि ये तीनों हाइड्रोजन इनोलाइजेबल है, ये दोनों हाइड्रोजन इनोलाइजेबल है, और इधर तो आपका सिर्फ अल्डिहाइड है, कार्बन तो है ही नहीं, तो इस हाइड्रोजन को आप इनोलाइजेबल हाइड्रोजन नहीं कह सकते। तो जब इसका प्रोडक्ट लिखना होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CD2 और यहाँ पर हो जाएगा CD3, यानी कि प्रोडक्ट आपका हो गया CD2 और ये हो गया CD3। बोलिए सब लोग को समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपका टॉटोमर्स जो है आपका खत्म हो गया। अब देखिए, आइसोमेरिज्म जो चैप्टर है ना, वो बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर पूरे आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में बांटे
दो पार्ट में कौन कौन सा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो हमसे अगर पूछिएगा तो हम यही बोलेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मात्र 10% है, 90% है सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल में आप अब ऐसे समझिए कि 10 क्लास आपका हो गया, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कितना क्लास होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टॉटोमर्स। टॉटोमर्स आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन देखेंगे और बहुत आराम से बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे। और आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। और इसको आप है सो नोट कर लीजिए।